नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के परिसर में बंद पड़े कुएं की आज खुदाई की गई। करीब 20 फीट गहरी खुदाई में पार्वती की खंडित मूर्ति निकली है। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के साथ स्थानीय मीडियाकर्मी भी मौजूद थे। दूसरी ओर आज सोमवार के दिन संभल के इस शिव मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। यहां जलाभिषेक और पूजा अर्चना की गई। इस इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी जारी है। वहीं संभल हिंसा का मामला विधानसभा में भी गूंजा। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। नवंबर के भी हुआ, 21 नवंबर को भी हुआ, 24 नवंबर को भी सर्वे का कार्य चल रहा था। और सर्वे के कार्य के दौरान पहले 2 दिन कोई भी शांति भंग नहीं हुई। तीसरे दिन जब 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उन तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ और फिर उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां की गई थी वो सबके सामने थी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारी सरकार ने तो पहले ही कहा कि हम जुडिशियल कमीशन बनाएंगे। ये एक्ट के अंतर्गत ही इस कमीशन बना हुआ है। माननीय सदन में उसकी रिपोर्ट भी आएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता और जो सांसद हैं वो दिल्ली में हैं। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि संभल का सच दबाया नहीं जा सकता। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं। हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं। और जिनको अपने भविष्य के बारे में नहीं पता कि भविष्य क्या होगा, भविष्य में क्या बदलाव चाहते हैं, वो इतिहास में ही हमेशा रहते हैं। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, संभल हिंसा उसके बाद से राजनीति लगातार इस पर गर्म है और अब इस मंदिर में इस पर लेकर भी कई तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। एक जिनका वो मंदिर है जिन्होंने कहा कि हमने खुद ताला लगा के हम यहाँ से चले गए थे। वहीं दूसरी ओर पे एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे वहाँ से ज़बरदस्ती इस मंदिर को छुपा दिया गया, ढक दिया गया या बंद कर दिया गया। तो इस बीच में जिस तरीके के जो नैरेटिव चल रहे हैं उस पर राजनीति पूरी गर्म है। देखिए, निश्चित तौर पे आज यूपी विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और सत्र शुरू होते ही संभल का विवाद ऐसा हुआ कि 1 घंटे 20 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। उसके बाद सदस्यों ने अपनी अपनी बात संभल को लेकर रखी और संभल के जो विधायक हैं इकबाल महमूद, उन्होंने अपनी बात रखी। और जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो मुख्यमंत्री ने जम करके विपक्ष पर निशाना भी साधा और संभल पर अपना जवाब दिया। मैं ज़रा तस्वीर आपको विधानसभा की दिखाऊं। ये विधानसभा का सत्र है और जब ये सत्र शुरू हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जब आए सामने तो मुख्यमंत्री ने कई ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा कि संभल में जो हुआ वो कोर्ट के आदेश पर हुआ था और प्रशासन वो करता है जो कोर्ट कहता है, इसलिए प्रशासन ने कोर्ट के कहने पर सर्वे कराया। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसा कर रहे थे उनमें जो निर्दोष है उन पे कुछ कार्रवाई नहीं होगी, ये भी सुनिश्चित करते हैं, लेकिन जो लोग हिंसा भड़काने के आरोपी हैं
उन पर कार्रवाई होगी और जमकर होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा 19 नवंबर को सर्वे हुआ, 21 नवंबर को सर्वे हुआ, लेकिन जो विवाद हुआ वो 24 तारीख को हुआ, क्योंकि 23 तारीख को जो जुमे की नमाज हो रही थी उसमें तकरीरें भड़काने वाली दी गई थी और उसके बाद से माहौल ख़राब किया गया। ऐसे में सीसीटीवी फुटेजेस और तमाम सारे जो फुटेजेस हैं उनसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री आए इतिहास पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतिहास जो दंगों का है वो कोई नया नहीं है और 209 लोग जो हिंदू हैं वो संभल में मारे गए। 1978 के दंगे में 184 लोगों की मौत की बात मुख्यमंत्री ने सदन में कही और ये भी कहा कि जो लोग वहाँ पे थे उन्हें हटाया गया, जो मंदिर थे उनको बंद किया गया, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया और अब जो प्रशासन ने किया है वो मंदिर को खोलने का काम किया है। और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल के जो पहले सांसद थे ज़ियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क, उन पर कहा कि वो खुलकर कहते थे कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं बाबर की संतान हूँ। और बाबर नामे का भी जिक्र किया कि बाबर नामे में साफ तौर पे मीर बाकी ने कहा है कि जो संभल का जामा मस्जिद है वो हरिहर मंदिर हुआ करता था और हरिहर मंदिर को तोड़ करके बाबरनामे में इसका जिक्र है कि वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो विष्णु के अवतार हैं कल की, वो कलयुग में उसी संभल में जन्म लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। इसलिए संभल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी का डेटा का भी जिक्र किया, विपक्ष पर निशाने साधे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो 2007 से 12 की बसपा की सरकार थी और 12 से 17 की सपा की सरकार थी उसमें कितने दंगे हुए थे, और एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 95 से 97% तक उत्तर प्रदेश में जो दंगे हैं, जो दंगे के हिंसा हैं, उनमें कमी आई है। तो डेटा के साथ, इतिहास के साथ मुख्यमंत्री ने आज विपक्ष पर निशाना साधने की कोशिश की और साथ ही बहराइच की भी हिंसा की बात कही कि बहराइच में भी जो हुआ वहाँ पर क्यों, ये सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने पूछा कि जब मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं का जुलूस निकलता है तो विवाद होता है, लेकिन जब मुस्लिमों के इलाके से हिंदुओं का जो हिंदुओं के इलाके से मुस्लिमों का जुलूस निकलता है तब विवाद क्यों नहीं होता है। तो वो सवाल धर्म से पूछा गया, धर्म के आधार पर, कि क्यों आखिर हिंदुओं के मोहल्ले से निकलने वाले जुलूसों में कोई तनाव, कोई विवाद नहीं होता है, लेकिन जब जब हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा, कोई जुलूस मुस्लिम इलाकों से निकलती है तो उसमें विवाद होता है। तो ये सवाल पूछा गया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री ने आज संभल और बहराइच के नाम पर जमकर निशाना साधा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणवीर। इस पूरे मामले पर राजनीति इस पर अभी गर्म है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से, और जो वहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है, जो बिगड़ गया है, उसको और ज़्यादा सामाजिक सौहार्द को और ख़राब करने की कोशिश है, कम से कम राजनीति के लिए ना की जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। उनकी चिट्ठियों को लेकर अब घमासान छिड़ गया है। पहले जैसे कहा जा रहा था कि लगातार नेहरू के ऊपर सब गलतियां डाल दी जाती थी, अब उनके चिट्ठियों को लेकर भी एक नया विवाद शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय ने लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक चिट्ठियां लौटाने को कहा है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी का कहना है कि 2008 में यूपीए सरकार के समय नेहरू की निजी चिट्ठियां 51 बक्सों में भरकर सोनिया गांधी के पास पहुंचाई गई। ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान कादरी ने कहा कि उन्होंने सितंबर 2024 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये दस्तावेज लौटाने को कहा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए 10 दिसंबर को राहुल गांधी को चिट्ठी भेजी। रिजवान कादरी ने जिन 51 बक्सों की बात कही है उसमें जवाहरलाल नेहरू के लेटर रखे हुए हैं, जो उन्होंने एडवीना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जयप्रकाश नारायण और पद्मजा नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत को लिखे थे। मैंने सितंबर 2024 को श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया था कि आपके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय, यानी कि पहले जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी हुआ करता था, वहाँ से जो नेहरू कलेक्शंस में से करीबन 8 अलग अलग सेक्शंस के 51 कार्टून आपने विड्रॉ किए हैं, वो या तो संस्था को वापस लौटाए जाए या हमें उसे देखने की, स्कैन करने की परमिशन दी जाए, या उसका कॉपी आपके द्वारा स्कैन कॉपी हमें उपलब्ध कराया जाए, जिससे हम उसका अध्ययन कर सके, संशोधन कर सके। उनकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आने से मैंने विपक्ष के नेता और उनके सुपुत्र श्री राहुल गांधी जी को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें ये वापस दिलाने में मदद करें। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है,
ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है। द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ऑफ द फर्स्ट फैमिली, जो पहला परिवार है, उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हमारी मर्जी, हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने वापस ले लिया, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, उस करस्पॉन्डेंस में ऐसा क्या था कि एक इलीगल तरीके से वापस लिया गया, यह भी हमें समझ में नहीं आ रहा। हम भी ये डिमांड करते हैं, जब से ये दस्तावेज अखबारों में छपा है, कि देश के इस ऐतिहासिक धरोहर को तुरंत सोनिया जी वापस करे। यह गलत है। कोई भी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो भी एक्सक्लूसिव पेपर हैं वो प्रधानमंत्री जी के तौर पर लिखे हैं। व्यक्तिगत तो कोई ज़िंदगी होती नहीं है। प्रधानमंत्री 24/7 है। और नेहरू मेमोरियल से जो वो पेपर लेके गए हैं, बार बार रिक्वेस्ट आ रहा है, उनको दे देना चाहिए। इतना बड़ा गांधी परिवार है, आपका आज़ादी के आंदोलन में योगदान रहा है। वैसे आपके पिताजी का भी, मतलब नेहरू जी के पिताजी का भी वैसे पेपर सर्कुलेट हो रहा है कि नाभा में जब वो थे तो उन्होंने भी अंग्रेजों से माफ़ी मांग के जो है अपने बेटे को छुड़ाया था। वो अलग चीज़ है, इतिहास अलग है, लेकिन वो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और सभी लोगों का उनके ऊपर भरोसा विश्वास है, गांधी परिवार के ऊपर भरोसा विश्वास है। तो उस विश्वास को नहीं टूटने दें, वो पेपर दे दें। तो उनको क्या ज़रूरत है नेहरू जी के पत्र की? भाई जैसे नेहरू जी को तो जिस तरीके से रोज़ बदनाम करते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग, तो उनके चिट्ठियों का क्या करेंगे? क्योंकि इन्होंने कभी नेहरू जी की चिट्ठियाँ तो पढ़ी नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अभी कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट हुई, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी कि अगर काम के आड़े संविधान आता है तो हम संविधान बदलेंगे। ठीक है, और कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता था। वहीं जवाहरलाल नेहरू की से जुड़ी हुई इन चिट्ठियों को लेकर जो विवाद सामने आ रहा है, उस पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर से एनडीटीवी ने बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर हैं। कादरी, डॉक्टर रिजवान कादरी, जो सदस्य हैं प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी के, उन्होंने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख के ये मांग की है कि जो जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठियां थीं, जो गणमान्य लोगों के साथ उनके एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हैं, जो सोनिया गांधी के पास हैं, उन्हें वापस लौटाया जाए, सार्वजनिक किया जाए। देखिए, ये मामला जो हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल जी, उनके और पीएम मेमोरियल के बीच का है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो देखने की आवश्यकता है कि वो पत्र किस नौयत का है। वो प्राइवेट लेटर्स हैं या कुछ ऑफिशियल लेटर हैं, किस तरह के लेटर हैं, और उसका फैसला स्वयं राहुल जी करेंगे। राहुल जी करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू एक पब्लिक फिगर थे, प्रधानमंत्री थे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इतिहासकारों को ये के साथ ये शेयर किया जाए। ठीक है, वो सब सही है, लेकिन ये मामला हमको लगता है कि उनके परिवार और पीएम मेमोरियल के बीच का है। तो पीएम राहुल जी है, वो उस बात का फैसला करेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक इतिहासकार इन चिट्ठियों को मांगे वो एक बात है, वो इतिहास समझने के लिए बात हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर राजनीति जिस तरीके से गरमाई है, वो किस तरीके से, मतलब ऐसा ऑपोजिशन को क्या इंटरेस्ट है उन चिट्ठियों में, जब बीजेपी को क्या इंटरेस्ट है इन चिट्ठियों में, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के जिस तरह से नेता हैं उनके पास जवाब नहीं है कोई, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नेहरू गांधी फैमिली से पहले क्लैरिटी आए, उसके बाद अपना जवाब आगे रखे। देखिए, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है अंकित। इसमें जो कुछ बेसिक तथ्य हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रिजवान कादरी से मैंने खुद बात की है। उन्होंने कहा कि देखिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, उसको समझना चाहता है, तो जवाहरलाल नेहरू की जो ये चिट्ठियां हैं उसको एक्सेस करना ज़रूरी है। और मैंने जो सोनिया गांधी को से गुजारिश की है, उसमें मैंने कहा है कि अगर आप
वो कॉपीज़ रिटर्न नहीं करना चाहते तो कम से कम एक सॉफ्ट कॉपी या उसकी फ़ोटो कॉपी या आप हमें इजाज़त दें हम उसको स्कैन करके अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है अंकित, और इस मामले में गांधी परिवार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि यहाँ पर यह समझना ज़रूरी होगा कि जो 51 कार्टन्स हैं चिट्ठियों की, उसमें क्या सभी चिट्ठियाँ जवाहरलाल नेहरू की जो थी की तरफ से लिखी गई, या जो एक्सचेंज ऑफ लेटर है वो पर्सनल कैपेसिटी में जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था या प्रधानमंत्री के हैसियत के तौर पर लिखा था। दूसरी बात ये कही जा रही है कि 2008 तक जो जवाहरलाल नेहरू की ये ऐतिहासिक चिट्ठियां हैं ये नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के ही अधीन थी। वहां पर एक नेहरू कलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू की ये ऐतिहासिक चिट्ठियां रखी गई थी, जिसको 2008 में सोनिया गांधी के एक प्रतिनिधि ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी, जिस नाम से प्रधानमंत्री मेमोरियल एंड लाइब्रेरी को उस वक्त जाना जाता था, वो वहां से ले जाकर उन्होंने सोनिया गांधी को दी थी। तो कांग्रेस की तरफ से फिलहाल ये दलील दी जा रही है कि इस पूरे मामले में अगर जवाहरलाल नेहरू ने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया या प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने चिट्ठियां लिखी तो फिर वो तो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन का मामला होता है और वो तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर उन्होंने निजी कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में अपने दोस्त के हैसियत से अल्बर्ट आइंस्टीन को या एडविना को चिट्ठियाँ लिखी हैं तो क्या वो बाध्यता होगी सोनिया गांधी पर कि वो उसको लौटाएं? ये फैसला सोनिया गांधी और राहुल गांधी को खुद करना होगा। 3 महीने पहले सोनिया गांधी को इस बारे में डॉक्टर रिजवान कादरी एक चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन इसका कोई जवाब सोनिया गांधी की तरफ से नहीं आया, जिसके बाद अब उन्होंने राहुल गांधी से अपील की है। लेकिन इस पूरे विवाद में निश्चित तौर पर ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है अंकित, और अब राजनीतिक दबाव जो है गांधी परिवार पर वो बढ़ता जा रहा है कि वो इन चिट्ठियों को वापस जो प्राइम मिनिस्टर मेमोरियल एंड लाइब्रेरी है उसको लौटाए। जी अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु शेखर इस वक्त बता रहे थे कि किस तरीके से अब राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है गांधी परिवार पे। अब क्या इस पर होता है आगे, राजनीति इस पर और कैसे चढ़ती है, इसके पल पल के ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है वो आपके लेकर आते रहेंगे। लेकिन छोटा सा ब्रेक अभी ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आने बने रहिए हमारे साथ। जयपुर के महेश नगर इलाके में एक कोचिंग संस्थान में अचानक कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 10 छात्राएं बेहोश हो गई, सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। छात्राओं की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार क्लास के दौरान अचानक कमरे में अजीब सी गंध फैल गई, जिससे छात्रों को खांसी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और एक के बाद एक छात्राएं बेहोश हो गई। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह घटना गटर से उठने वाली गैस या भवन की छत पर बने किचन से आने वाले धुएं के कारण हो सकती है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। इस बीच कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और संस्थान के पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं और लगातार आज सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं जिस तरह से उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में जो छात्रों के बेहोश होने का मामला सामने आया है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो यही, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार तमाम तरह की गाइडलाइन के बावजूद इस तरह की चूक क्यों हुई और उसके पीछे कारण क्या था? देखिए, हमारे बच्चे चाहे वो शिक्षण संस्थाओं में हो या कोचिंग सेंटर में हो, भी जहाँ भी रहे वहाँ पे उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई है ये चिंताजनक घटना है, क्योंकि हमारे बच्चों की प्रतिभा को और इस स्वास्थ्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर हम जिस तरह से चिंतित हैं उसको लेते हुए हमने एक कमेटी गठित करके जांच करवा रहे हैं, क्योंकि आगे कहीं भी ऐसी अप्रिय घटना कहीं हो नहीं, इसके लिए और सभी शिक्षण संस्थाएं, सभी इंस्टीट्यूटों को भी हम ये गाइडलाइन जारी करके उनको सब जगह हिदायत देंगे कि कहीं भी ऐसा कोई भी कोताही बरती नहीं जाए, जिससे कि हमारे जो देश का भविष्य है उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हो। तो हम निश्चित रूप से इसकी जांच अभी सामने आ जाएगी और जो गलतियां, जो कमी खामी रही है उस पर कार्रवाई भी होगी। कई तरह की चर्चाएं सामने आई, शुरुआती दौर में कुछ साफ हो पाया है कि वजह क्या रही है? अभी देखो, अनेक तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन जब तक
कमेटी की जांच नहीं आ जाती, उससे पहले हम कुछ कह नहीं सकते। नगर निगम ने कमेटी बनाई, आपने नगर निगम ने कोचिंग और साथ में जो पीजी है उसको सील कर दिया, लेकिन दिल्ली में जिस तरह से हादसा हुआ था उसके बाद भी आपने एक्शन लिया। राजस्थान में बड़े पैमाने पे कोचिंग सेंटर जरूरी भी हैं सरकार में हर तरह से बच्चों की एजुकेशन के लिए, लेकिन एक व्यवसायीकरण जो हो गया है, बड़ी तादाद में बच्चे बैठे रहते हैं, उस तरह की फैसिलिटी नहीं होती। सरकार एक्शन लेती है लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। देखिए, जिस तरह से ये कोताही तो सामने आ रही है कहीं कहीं, लेकिन हम लोग इस पे, हमारी सरकार और हम सब इस बात के लिए चिंतित भी है और इस पे हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे ऐसी घटना नहीं हो। और जिस तरह की जो आप बता रहे हो, इस तरह के घटनाएं पहले दिल्ली में भी हुई, हमारे यहाँ भी नहीं हो, तो इसको लेकर निश्चित रूप से हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे और जहाँ तक जो अव्यवस्थाएं जहाँ है उनको सुधार करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ये भरोसा दिला रहे हैं एनडीटीवी पर कि इस बार किसी तरह की जो आमतौर पे कहा जाता है कि सिस्टम लिपापोती करता है, उस तरह से लिपापोती नहीं होगी, ठोस एक्शन लिया जाएगा जिसकी भी कमी खामी इस पूरे मामले में है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित CGL परीक्षा के लिए आज ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस बीच वहां प्रदर्शन करने पहुंचे JLKM के नेता देवेंद्रनाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और साथ ही आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। बता दें कि पुलिस ने उन्हें नामकुम स्थित सदाबहार चौक से गिरफ्तार किया है, जहां वे जयराम महतो की पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की तरफ से पहले यह सूचना जारी कर दी गई थी कि लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में उपद्रव मचाएंगे, उन पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें रांची से आ रही हैं। जाने माने तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन अब हमारे बीच नहीं रहे। 6 दशकों से जो तबले की थाप हम सुन रहे थे वो अब सुनाई नहीं देगी। 73 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन ने महज 11 साल की उम्र में अमेरिका में अपना पहला कॉन्सर्ट किया था। तबले पर छोटे से बच्चे की जादुई कलाकारी को देखकर सब लोग हैरान रह गए थे। 3 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके जाकिर हुसैन एक्टिंग में भी हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने शशि कपूर के साथ बड़ी स्क्रीन, सिल्वर स्क्रीन साझा की थी। 1983 में आई हीट एंड डस्ट फिल्म में उस्ताद साहब शशि कपूर के साथ नजर आए थे। उन्होंने कुल 12 फिल्मों में काम किया। नौ मार्च 1951 को मुंबई में उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान के वो सुपुत्र थे। 9 साल की उम्र से उन्होंने कॉन्सर्ट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। 1973 में मशहूर गिटारिस्ट मैक्लॉकिन के साथ फ्यूजन ग्रुप शक्ति की उन्होंने स्थापना की थी। करियर में 4 ग्रैमी अवार्ड जीते। 2024 में एक ही दिन में 3 ग्रैमी अवार्ड उन्हें मिले। 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण सम्मान उन्हें दिया गया। तबला वादन के साथ 7 फिल्मों में भी जाकिर हुसैन साहब ने अभिनय किया था। लेजेंडरी तबला वादक और संगीतकार उस्ताद जाकिर हुसैन क्योंकि अब हमारे बीच में नहीं रहे और वो कुछ बीमारियों से, ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से जूझ रहे थे। भारतीय संगीत का विश्व स्तर तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा है। कहाँ है? अब चला कहना बहुत मुश्किल है, इसको जज नहीं कर सकते कि हम लोग कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान हुआ है।
जाकिर भाई मेरे बहुत अपने हैं, उनके पिताजी मेरे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त, साथ में गाना बजाना किया। जाकिर हुसैन साहब के साथ मैं बचपन से गाना बजाना कर रहा हूँ, हमारे फैमिली संबंध रहे हैं। अभी उनकी धर्मपत्नी हैं थे टोनी, उनके साथ बात करके बैठा हूँ। उनको मैं 78 से जानता हूँ। तो हमारे म्यूजिक के लिए मेरा ख्याल है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ आवर टाइम, और जो उन्होंने म्यूजिक किया है और इतना मान दिया हमारे आर्टिस्टों को, हमारे म्यूजिक आर्टिस्टों को, कि हमारे म्यूजिक को, फ्रेटर्निटी को, जिसको इन लोग इतने मान से नहीं देखते थे, उस्ताद विलायत खान साहब, पंडित रविशंकर जी और जाकिर भाई ने इतना मान हमें दिलवाया है। मुझे लगता है इनका जाना, देखिए आना जाना हमारे बीइंग बोर्न, डाइंग, ये हमारे जिंदगी की सच्चाइयां हैं, मैं समझता हूँ। मगर इसका दुख और तकलीफ जो दुनिया, म्यूजिक दुनिया और इनकी फैमिली को लगेगा, वो मैं समझ सकता हूँ। मेरे प्रेयर्स इनके सब के साथ हैं। वो हमारे फादर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के साथ में उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत शोज किए, और उनकी जिंदगी का पहला रिकॉर्ड पापा के साथ था। और टाइम में नेबर्स हुआ करते थे, अल्लाह रखा खान साहब और पापा। उस टाइम पे हम तो पैदा नहीं हुए थे, बट ऑफ लेट मेरा जाकिर भाई से बहुत अच्छा रिश्ता हुआ था। और मैंने एक अवार्ड शुरू किया था पापा के नाम से, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान अवार्ड, जो मैंने पिछले साल ही उनको दिया था। और मेरे फेस्टिवल में हाजिरी में आके उन्होंने इतना प्यार से परफॉर्म किया, और जब मैंने उनको नजराना देने की कोशिश की तो मुझसे बोले बहुत बड़े हो गए हो तुम, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। तो मुझसे पैसे भी नहीं लिए, ना फ्लाइट से खुद आए, उसके भी टिकट भी नहीं लिया, गाड़ी लोकल, मैंने बोला गाड़ी भेज रहा हूँ तो बोले नहीं गाड़ी है मेरे पास। तो मतलब उस तरीके से उन्होंने प्यार दिया, और ये हमारे लिए बहुत पर्सनल लॉस हुआ है। और जाकिर भाई मतलब शायद उनका शरीर चला गया है, बट उनका आर्ट और उनका जो एक ऑरा है वो हमेशा रहेगा, और ये डेफिनेटली पर्सनल लॉस हुआ है, और पूरे म्यूजिक जगत के लिए ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तबला मैस्ट्रो जाकिर हुसैन संगीत की दुनिया का वो चमकता सितारा थे जिसने दुनिया भर को अपने हुनर से रोशन किया। उनके देहांत की खबर से दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। तबला वादन को समकालीन संगीत और फ्यूजन के साथ तब्दील करने में उनका अहम योगदान तो था ही, साथ ही हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को विश्व स्तर पर ले जाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। 19 मार्च 1951 में मुंबई में जन्मे जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बड़े बेटे थे, और 24 घंटे तबले की थाप के बीच पले बड़े जाकिर को तबला मैस्ट्रो बनना ही था। 9 साल की उम्र से ही उन्होंने कॉन्सर्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और 12 साल की उम्र से देश विदेश में टूर पर जाना। जाकिर हुसैन संगीत में सरहदें लांघते गए। 1973 में अमेरिका में मशहूर गिटारिस्ट जॉन मैक्लाक्लिन के साथ मिलकर उन्होंने फ्यूजन ग्रुप शक्ति की स्थापना की, और पूर्व और पश्चिम की धुनों को मिलाकर ऐसा संगीत तैयार किया जिसने पश्चिम में लोगों का दिल जीत लिया। जाकिर हुसैन ने 224 में एक ही रात में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से एक अवार्ड उनके बैंड शक्ति ने भी जीता। जाकिर हुसैन ने कुल 5 ग्रैमी अवार्ड जीते। संगीत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। तबला वादन के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में संगीत तो दिया ही, साथ ही 7 फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें 1997 में रिलीज हुई साज, 1993 में आई मर्चेंट आइवरी की फिल्म इन कस्टडी, 1993 में ही रिलीज हुई लिटिल बुद्धा, मलयालम फिल्म वानप्रस्थ द लास्ट डांस और ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट जैसी फिल्में मुख्य हैं। विज्ञापन में तबला बजाकर
लहराते बालों के साथ वहां ताज कहने का जाकिर हुसैन का अंदाज सबको याद है और उनके तबले की थाप सुनने वालों के कानों में दुनिया भर में हमेशा गूंजती रहेगी। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट। तबला मास्टर जाकिर हुसैन के निधन की खबर से देश और दुनिया के लोग शोक में हैं। इसी पर हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने रईस और अग्नि जैसी फिल्मों के निर्देशक राहुल ढोलकिया से बातचीत की, जिन्होंने उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ 2005 में रिलीज हुई फिल्म परजानिया में काम किया था। लेजेंडरी कलाकार और तबला मैस्ट्रो उस्ताद जाकिर हुसैन साहब अब हमारे बीच में नहीं है। हम इस वक्त बात कर रहे हैं राहुल ढोलकिया साहब से, जो कि फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने उनके साथ तो काम किया ही है, साथ में बहुत सारी फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल साहब बात करने के लिए। सबसे पहला तो सवाल मेरा यही होगा कि इस खबर ने आपको चौंकाया भी होगा और थोड़ा सा आपको दुखी भी किया होगा। हाँ, बहुत एक्चुअली बहुत दुखी किया है, बिकॉज you know in life there are few people, very few people. I was just talking to my mom because this affected her also, because she was she's 94 but she's seen him perform. My sister also, so the family, and there are few people in life, very few people in life whom you never want to see go. Every time you saw him, there was so much of kindness, so much giving, such almost an ethereal feeling, saintly person. The way he looks, the way he talks, so humble. आपने उनके साथ परजानिया में काम किया था और परजानिया में एक तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके जाकिर साहब को सोचना एंड देन जाकिर साहब का हाँ कहना, वो मीटिंग आपको कुछ याद है? अगर थोड़ा हिंदी में हमें हाँ। जब मैंने परजानिया बनाई तो मुझे क्योंकि ये पिक्चर में कोई गीत नहीं था और एक वेस्टर्न ऑडियंस भी देखने वाली थी ये फिल्म, क्योंकि प्रोड्यूसर्स वहाँ के थे, राइटर्स वहाँ के थे, तो एक इंटरनेशनल फ्लेवर चाहिए था म्यूजिक का, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक और परंपरा कल्चर समझे, एट द सेम टाइम वो इंटरनेशनल फ्लेवर एक गाने फिल्म में आए। सो जाकिर हुसैन से बेहतर कोई हो नहीं सकता था उसके लिए। तो मैं उन्हें मिलने गया, 2-3 बार आई थिंक बात की, फिर देन फाइनली मैं मिला उनको स्टैनफोर्ड में, वो एक कॉन्सर्ट कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे मिला मैं, और उन्होंने कहा कि मैं उनको बुक, मैंने उनके लिए बाहर ही बैठे थे हम लोग, फोटो बुक लेके गया था, पिक्चर हो गई थी, रफ कट हो गया था, तो मैं लेके गया उनके पास, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप करो। तो उन्होंने कहा मैं 8-9 महीने तक मेरे कॉन्सर्ट्स हैं, बिजी हूँ मैं, दूसरा कुछ काम हो रहा है, तो मैं तब तक नहीं कर सकूँगा। तो ऐसे आई वेट, they said, you wait 8 months, your film is ready. I said, yeah, I'll wait 8 months. And I waited. And then we would go every day, because मैं कैलिफोर्निया में रहता था, वो भी कैलिफोर्निया में थे, तो मैं ड्राइव करके जाता था सिटिंग्स के लिए उनके पास। It was a remarkable experience. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। Thank you.